बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अब्बास आपसे मुखातिब हूँ तुर्की के शहर इस्तांबुल से। बरान रहमत में आप सब जानते हैं कि हमारा ये सेगमेंट आपके लिए ख़ास तौर पर तुर्की से पेश किया जाता है। ज़बान लड़खड़ा रही है इसलिए कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त कितनी सर्दी हो रही है। अजीब कुदरत का निज़ाम है कि एक ही महीना है, एक ही दुनिया है, ग्लोब के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन कहीं इतनी ज़्यादा सख्त सर्दी है और कहीं इतनी ज़्यादा सर्दी के साथ साथ लोग रोज़े भी रख रहे हैं लंबे लंबे, और कहीं इतनी तेज़ गर्मी है जैसे पाकिस्तान में। तो इतना कंट्रास्ट, और सर्दी में आप रहते हुए आपको अंदाज़ा नहीं होता कि गर्मी में क्या लोगों की हालत हो रही होगी, और गर्मी में बैठे हुए लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि सख्त सर्दी में हमारा यहाँ क्या हाल है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए ये बरान रहमत की ट्रांसमिशन लेकर आए हैं। इस सेगमेंट में बहुत कुछ होता है जैसे आप जानते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि यहाँ के जो एक्टर्स हैं, तुर्की के मशहूर अदाकार जिन्होंने पाकिस्तान में भी शोहरत हासिल की, हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हम दोनों एक्टर्स इस वक्त यहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं, बाल उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, सर्दी लग रही है, लेकिन बरान रहमत की ये ट्रांसमिशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहले इन एक्ट्रेस का जो मेरे साथ बैठी हैं, इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। देखते रहिए बरान रहमत। आज बारान रहमत में हमारी मेहमान हैं अजायला ओकचन। इन्होंने तुर्की के मशहूर ड्रामे कुरुलुस उस्मान में अदाकारी की और लोगों का दिल जीता। अजायला ने कुरुलुस उस्मान के अलावा भी कई तुर्किश ड्रामों में काम किया जो कि पाकिस्तान में भी नशर हुए। अजायला को एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक का बेहद शौक है। इन्होंने हादसाती तौर पे एक्टिंग शुरू की। आज हम जानेंगे इनसे मजीद दिलचस्प बातें, तो हमारे साथ रहिएगा। जनाब, वीडियो क्लिप आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं और तुर्की में तो बहुत मकबूल हैं ही। कुरुलुस उस्मान में, जो कि अर्तुगरुल का नेक्स्ट सीक्वल है, उसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है जिसका नाम है आयशा खातून। और मेरे साथ हैं इस वक्त अजेलिया ओकचन। इज़ इट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम? यही ऐसे ही बोलते हैं इस नाम को? जी बिल्कुल, अजेलिया ओकचन। अजेलिया ओकचन। अजेलिया ओकचन, जय। अजेलिया ओकचन, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? और ऐसे मौसम में मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपनी शूटिंग में से वक्त निकाल कर आई और इतनी सर्दी में आप बैठी हुई हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने कोशिश की कि ये रिकॉर्डिंग शुरू की जाए, लेकिन हर दफ़ा क्या हो रहा था कि हवा चलती थी, बारिश थी, और अभी भी शायद बात करते करते बारिश बीच में शुरू हो जाए और हवा चलनी शुरू हो जाए। लेकिन हम इस सर्दी में भी आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पाँवों पर एक हीटर रखा हुआ है जो कि कोशिश कर रहा है कि हमें गर्म करे, लेकिन ये जो वार्मथ है ये बहुत कम है, इसलिए कि आसपास की सराउंडिंग में ठंड बहुत ज़्यादा है। और पीछे आप देख रहे हैं कि बॉस्फोरस रिवर है, तो जब पानी से टकरा के हवाएं आती हैं तो ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैसी हैं आप? और ये बताइए कि पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान से जो आपको रिस्पांस मिल रहा है आपके सीरियल्स का, और ख़ास तौर पे अर्तुगरुल और उसके बाद कुरुलुस उस्मान का इंटरनेशनली एक इतना बड़ा फेम आपको मिला, हर कोई पहचानने लगा है, हर कोई जानने लगा है, ना सिर्फ तुर्की में बल्कि सारी दुनिया में। ये अचानक इतनी बड़ी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ मी, जो इतनी बड़ी चेंज आई आपकी ज़िंदगी में, ये कैसे आप इसको रिसीव कर रही हैं और कैसे आपको महसूस हो रहा है? इमरान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब आपके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनली पसंद किया जाए। ख़ास करके पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे काम को पसंद किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने जितनी मेहनत की, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें रिटर्न मिल रहा हो उसका, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आपको बतौर एक्टर दूसरे ममालिक से भी उतना ही प्यार मिले जितना आपको अपने मुल्क से मिलता है। और हमारे काम में अप्रिसिएशन ही सबसे ज़्यादा बड़ी है। पाकिस्तान में आप शायद जब आप आए तो आपको अंदाज़ा हो, अब तो खैर सोशल मीडिया से भी काफ़ी इस बात का आइडिया हो गया होगा कि लोग बहुत गर्मजोशी से टर्किश एक्टर्स को ना सिर्फ देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप लोग बहुत खूबसूरत हैं और आप लोगों की शक्लें बहुत प्यारी हैं, क्योंकि आप लोग एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान से जो आप लोगों का एक रिश्ता है, मैं जब भी तुर्की आता हूँ पाकिस्तान से, तो मुझे एक बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है, इसलिए कि लोग बहुत प्यार से पाकिस्तानी आवाम को यहाँ रिसीव करते हैं, यहाँ उनको एक्सेप्ट करते हैं, और एक बहुत अच्छा सा एक वेलकम करने का उनका जो एक ट्रेडिशन है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हमारा खून बढ़ाती है। आप 10 साल से काम कर रही हैं,
और आप म्यूज़िशियन भी हैं। आपके इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है कि एक्ट्रेस एंड म्यूज़िशियन। म्यूज़िक का शौक़ कैसे हुआ ये बताइए, और फिर अगर म्यूज़िक का शौक़ पहले था तो एक्टिंग का शौक़ कैसे हुआ? म्यूज़िक आप मुझे कह सकते हैं कि वो मुझे मेरी वालदा की तरफ से मिला है। बाकी मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो बिज़नेस में किया था, और उसके बाद फिर मैंने थिएटर करना शुरू अच्छा। कर दिया। और म्यूज़िक से मुझे वैसे ही बड़ा लगाव है, और मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक को प्रैक्टिस करना। और मैं ग्रेजुएशन के बाद म्यूज़िक भी सीख रही थी, और एक दिन जब मैं ऑडिशन देने के लिए गई, देने तो मैं म्यूज़िक का ऑडिशन देने के लिए गई थी, लेकिन मैं गलत दरवाज़े से एंटर हो गई, और वहाँ पर फ़िल्म एंड सिनेमा के लिए ऑडिशन हो रहा था, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो बस वहीं से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने म्यूज़िक से कभी पैसा नहीं कमाया। मैंने जितना पैसा कमाया वो एक्टिंग से ही कमाया है। और मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने म्यूज़िक करियर को आगे ना बढ़ा सकी, लेकिन अब मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि मैं आपके साथ कोई अच्छा सा म्यूज़िक वीडियो करूं, और अपने म्यूज़िक करियर को फिर से लाइक मैं हाँ आगे बिल्कुल, वो बढ़ा हमारा सकूं। गाना जो हमने साथ बैठ के गाया था वो काफ़ी वायरल हो गया है, और पाकिस्तान में सबको पता चल गया है कि आप एक एक्ट्रेस के अलावा बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं। तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक हो गया, एक्टिंग हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड हैं, और इनकी वीविंग इस तरह हुई हुई है जिस तरह एक कपड़े का ताना बाना होता है। जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट जो होता है, वो एक अच्छा जो एक्टर होता है, वो अच्छा कहीं ना कहीं उसके अंदर एक म्यूजिशियन भी छुपा होता है। जो अच्छा म्यूजिशियन होता है उसके अंदर कहीं कहीं पेंटिंग का और पेंटर भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की हैं। लेकिन आप ने एक्टिंग में फिर कैसे कदम रखा? अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहती थी तो फिर ये इत्तेफाक था कि आपको किसी ने देखा और आपको कहा कि आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो किस तरह एक्टिंग की तरफ आना हुआ? जी बिल्कुल। मुझे शुरू से ही एक्टिंग और म्यूज़िक में बड़ा इंटरेस्ट था, और मेरा क्योंकि ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मुझे साथ साथ पैसे भी कमाने थे और काम भी करना था। तो बस जैसे मैंने आपको बताया कि बैचलर्स के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल से बिज़नेस में बैचलर्स किया, और उसके बाद जब मैं गलत ऑडिशन देने चली गई, उसके बाद बस फिर मैं एक्टिंग में आ गई, और उसके साथ साथ फिर मैंने थिएटर भी किया और काफ़ी प्लेस किए अच्छे अच्छे। फिर एक बहुत मज़े की मूवी मैंने की, और बस इसी तरीके से फिर मुझे आगे कुरुलुस उस्मान में एंड अर्तुरुल में मुझे चांस मिला एक्टिंग करने का। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे बड़ा अच्छा फ़ील कराती हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने जितना भी काम किया है। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मुझे जितना चीज़ें मिली और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो मैंने उससे बहुत अच्छे से अवेल किया, और मैंने प्रॉपर तरीके से काम किया, अपने काम को वक्त दिया मैंने। तो इन सारी चीज़ों से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और बस जब से ये कोविड आया है तो उसमें हम लोग सब ने सफ़र किया है और हमारा काम रुक गया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जब मैं घर में होती हूँ तो मैं म्यूज़िक पे भी ध्यान देती हूँ, और मुझे लिखने का भी शौक़ है, तो फिर मैं थोड़ा सा लिखती भी हूँ। तो बस मुझे लगता है कि एक्टर्स सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक में जो है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो एक्टर्स हैं, इसलिए कि सेट पे हर कोई मास्क लगा के रखता है, लेकिन हमारी जॉब ऐसी होती है कि हम ऑन स्क्रीन मास्क नहीं लगा सकते, और इससे एक्टर्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, और हमें दिखना भी अच्छा होता है, सेहतमंद भी रहना होता है, परफॉर्म भी करना होता है, और साथ साथ मास्क भी नहीं लगाना होता। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, क्योंकि इसकी तो एक वेव के बाद दूसरी वेव आ रही है, और इस तरह मुसलसल। अभी भी जब आप सेट पे थी तो आई वाज नोटिसिंग दिस थिंग कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, और आप मुसलसल सैनिटाइज़ कर रही थी, और फेस पे भी मास्क था। लेकिन जब सामने आते हैं तो फिर हमको ऐसे होना पड़ता है। फिर हवाएं चल रही हैं उड़ उड़ के, जो है वो कोविड के बिल्कुल। हमारे शायद आ रहे हो हमारे पास, लेकिन हमें मेंटेन करना है उसको, अपनी सारी को। अच्छा अजलिया, ये बताइए कि जब म्यूज़िक की हम बात करते हैं तो मैंने आपका जो म्यूज़िक का थोड़ा सा प्रोफाइल देखने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि आप उस तरह के गाने पसंद करती हैं जो कि क्लासिकल होते हैं या जो सुरीले होते हैं, और वो ऐसे गाने जो आजकल की जनरेशन को शायद उस तरह के गाने नहीं पसंद आते। हमने एक जो गाना गाया था वो भी बड़ा 10 साल पुराना गाना था, और वो बड़ा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सा गाना है। सेमी क्लासिकल तो नहीं है, बट इट हैज़ लाइक अ वेरी डीप नोट्स। जब आप
पैसा कमाने की बात करते हैं, जब आप कॉन्सर्ट्स की बात करते हैं, जब सोशल मीडिया पे अपने गाने वायरल करने की बात करते हैं, तो वो जो जनरेशन है वो है जो यंगर जनरेशन है, एंड दैट जनरेशन प्रेफर्स टू लिसन सॉन्ग्स विच आर मोर पेपी, जो कि ज़रा तेज़ होते हैं, जो ज़्यादा सुनने में हिप हॉप होते हैं या रॉक होते हैं, या उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको लगता है कि आप उस जनरेशन के लिए गा सकती हैं, क्योंकि या आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी और फिर उस तरह के गाने गाएंगी जिस तरह के उनको पसंद है? एटलीस्ट मैं वो गाने नहीं गा सकता, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं एक सर्टन लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप अपने म्यूज़िक को कहाँ तक डाइवर्सिफाई कर सकती हैं फॉर दिस जनरेशन? हाँ, बिल्कुल। क्लासिकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे रॉक सॉन्ग्स भी बहुत पसंद हैं। आप कह सकते हैं कि क्लासिकल एंड रॉक, मुझे दोनों का ही शौक़ है और मैं दोनों की प्रैक्टिस करती हूँ। और स्पेशली जो पाकिस्तान और इंडिया का म्यूज़िक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी प्रैक्टिस करूँ। और अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती हो तो मैं उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांगूंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं वो गाने भी गा सकूं। और इसके अलावा जो मैंने आपके साथ गाना गाया था तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, और उसकी एक अपनी ब्यूटी है। जैसे कि मैंने भी बहुत से मुख्तलिफ गाने रिकॉर्ड किए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों को बड़े पसंद आएंगे। उसमें दोनों टेस्ट हैं। बिल्कुल मैं सुनूंगा। और मौसीकी की अपनी कोई ज़बान नहीं होती है, खुद एक इतनी यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि इसके लिए आपको लफ्ज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। सही कहा आपने। comes straight from the heart and goes straight and strikes straight to the heart. जी। इसके अलावा आपके क्या शौक़ हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन होता है? ये क्योंकि सब कुछ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस जो होती है ना, वो लोगों की फैमिली के बारे में जानने में बड़ी इंटरेस्टेड होती है कि बहन भाई कितने हैं, माँ बाप कौन हैं, बच्चे हैं, अगर शादी हुई है तो बच्चे कितने हैं। ये चीज़ें हमें बड़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। इसके बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन? ओके। मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है और मेरी फैमिली के अंदर मेरी एक बहन है, मेरी अम्मी हैं, और मेरी जो बहन है वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करती है और उसकी फ़ील्ड का मुझे कोई ऐसा आइडिया इतना ज़्यादा नहीं है। और मेरी अम्मी क्योंकि राइटर हैं और उनके काम में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो मैं उनके साथ उनके काम में हाथ भी बटाती हूँ। और अभी मेरी अम्मी ने एक ड्रामा लिखा था तो मैं उनके साथ बैठ के अपनी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर कर रही थी। तो बस हमारी फैमिली में यही लोग हैं। शादी मेरी हुई नहीं है, बच्चे मेरे हैं नहीं, और बस यही हम लोग खुश रहते हैं आपस में और सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और जब लिखने की बारी आती है तो मेरा फोकस होता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख सकूं और कुछ लिख सकूं। इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई बात हो नहीं सकती कि आपके पेरेंट्स आपके पास हों। और मुझे लगता है कि ये जो बहन भाइयों का और माँ बाप का रिश्ता होता है, ये दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत रिश्ता होता है। मैं जब भी अपने पास्ट में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त वो था जब हम सब बहन भाई साथ थे, माँ बाप हयात थे, मेरे फादर हयात जिंदा थे, और वो जो एक वार्मथ होती है, जो द एनर्जी ऑफ योर होम, जब आपके बहन भाई आपके पास हो, माँ बाप पास हो, तो का कोई मुकाबला नहीं है। ये मेरा ख्याल है, पता नहीं। और आप तो लड़की हैं, लेकिन मैं लड़का होकर भी यही कहता हूँ कि वो वाला वक्त जो है, फिर लड़कियों की तो एक ज़िंदगी बिल्कुल और तरह की हो जाती है शादी के बाद। न्यू फैमिली, न्यू पर्सन टू लिव विद, एंड स्पेशली न्यू फैमिली टू मॉडिफाई योर सेल्फ फॉर, जिसमें आपको उस फैमिली के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर में क्या तलाश करती हैं, और आपको क्या लगता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में शख्स आएगा उसमें बुनियादी वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए परफेक्ट उसको मैच बनाए? हाँ, मेरा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ज़हानत जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और मैं चाहूँगी कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसकी काबिलियत पे मैं ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और बस ज़्यादा और कोई मेरी डिमांड्स नहीं है, बस वो एक समझदार और एक काबिल इंसान हो। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि आप लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती हैं क्या? पहली दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आपको नज़र आए और आप कहते हैं कि हाँ यही है, विदाउट इवन लाइक थिंकिंग ट्वाइस, दोबारा सोचे बगैर आप कहते हैं कि यही वो शख्स है जिसकी मुझे तलाश थी। तो क्या ऐसे मोहब्बत हो जाती है या मोहब्बत सोच के की जाती है? हाँ, बिल्कुल। लव एट फर्स्ट साइट पे बिल्कुल मेरा बिलीव है। होती है?
और moment आता आपकी है? आंखें वैसे बड़ी खूबसूरत हैं। नहीं जबरदस्त नहीं, बात मैं है ये बिल्कुल तो। सच कह रही हूँ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। थैंक यू सो मच एंड जी। यू आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत माशाल्लाह। ये शुक्रिया अल्लाह का आपका। करम होता है कि हमारी शक्लें, हमारे चेहरे, हमारी शख्सियत अगर किसी को पसंद आए, इसलिए कि हमारा तो कुछ भी नहीं होता। ये आंखें, ये चेहरा, ये सब कुछ उसकी देन है और जी। ये एक लम्हे में वो वापस ले सकता है। तो इस पे ना कोई गुरूर, ना कोई फ़ख्र। इंसान को अगर किसी चीज़ से फ़ख्र होना चाहिए या गुरूर होना चाहिए तो वो ये कि उसका बंदा है और जी। अल्लाह ने जिसको अच्छी सीरत अगर दी है तो। क्या आप लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती हैं? जी, बिल्कुल करती हूँ। ज़बरदस्त। जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाक़ई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे लिए जो अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए होते हैं, वो हमें अचानक मिलते हैं और दिल में एक घंटी सी बजती है और हमें पता चल जाता है कि हाँ, यही वो इंसान है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी-कभी जब लोगों की ज़िंदगियाँ साथ गुज़रती हैं, तो बड़े अरसे बाद पता चलता है कि शायद ये शख़्स हमारे लिए ठीक नहीं था। ऐसे मौके पे इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उस इंसान के साथ सारी ज़िंदगी गुज़ारते रहना चाहिए या कोई ऐसा फ़ैसला करना चाहिए जिसमें उसके लिए भी खुशी हो और आपके लिए भी खुशी हो? एक सर्टेन एज के बाद रास्ते अलग करना, क्या ये आपके ख़्याल में एक इंटेलिजेंट डिसीजन होता है या एक सही फ़ैसला होता है? बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि लोग 10-10, 15-15 साल साथ गुजारते हैं और इससे भी ज़्यादा, और उसके बाद उनको एहसास होता है कि ये वो इंसान नहीं था जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी थी। मैं सही या गलत तो नहीं कह सकती इस बात को, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसी इंसान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए जहाँ पे हमें लगे कि हम Impulsive decisions पूरी नहीं होने ज़िंदगी चाहिए ना। साथ गुजार सकते हैं। और जब आप इस तरह के रिलेशंस में होते हैं तो आपको मसले मसाइल भी बहुत आते हैं, आपका काम भी इफ़ेक्ट करता है और सिर्फ आप सफ़र नहीं करते, आपसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें उससे गुज़र रही होती हैं। तो मैं बस यही कहूँगी सबको कि प्लीज़ अपनी पर्सनल लाइफ को एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखा जाए और अगर आप अपसेट भी हैं तो आप अपने काम पे फोकस करें और अपने काम के साथ गलत ना होने दें। और बाकी जो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ किसके लिए बेहतर है, क्या चीज़ किसके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन हर एक का डिसीजन एक जैसा नहीं हो सकता। हमें चीज़ों को सोच समझ के और बहुत अक्लमंदी के साथ अपने ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। और वक्त के साथ साथ आपके इमोशंस भी चेंज होते हैं, आपका सोच भी बदलती है, तो उसके साथ साथ ज़िंदगी में मसले मसाइल आते रहते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समझदारी से हमें हैंडल करने की ज़रूरत होती है। हम कम अक्ली से कुछ भी नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल फ़ैसला होता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके मुझे साथ ये भी नहीं। लगता है कि इंसान जब इस दुनिया में आया है तो उसकी इस दुनिया में खलकत का या उसको पैदा करने का अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है और वो मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल फैमिली होती है हमारी इंसानियत, हम हर किसी के लिए सोचें और चैरिटी करना या खल्क़े खुदा की खिदमत करना, ये इतना बड़ा एक एरिना है और इतनी वसी है दुनिया है कि इसमें कितने इंसान, कितने लोग हैं जो कि इस वक्त हमारी एक नज़र के मुस्तहिक़ हैं कि उनको हम उनकी तरफ तवज्जो दें, कि हम कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं बीइंग नोन पीपल या बीइंग सेलिब्रिटी या जिनको लोग पहचानते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मुझे लगता है कि हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के लिए अच्छा करने की, कुछ ना कुछ ऐसा करने की जो कि चैरिटी के ज़मरे में आए या सोशल रिफॉर्म की कैटेगरी में आए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सोशल रिफॉर्म्स, सोशल वर्क, चैरिटी, ये सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट है फॉर एन एक्टर, फॉर अ पर्सन लाइक यू हु इज़ नोन, हु इज़ अ सेलिब्रिटी? मेरी ज़िंदगी का मकसद कभी भी एक अच्छा एक्टर बनना नहीं था, बल्कि मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं लोगों की मदद करूंगी और उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। जब आप एक एक्टर होते हैं तो आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी होती है
कि आप दूसरों को किस तरीके से आगे बात को डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल होते हैं। लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपकी रूटीन को फॉलो करें। तो मैं बतौर एक्टर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी करूँ, क्योंकि बग़ैर एक दूसरे की मदद के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक होकर एक दूसरे की मदद करें और जो प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है हम उसका बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा उठाएं और लोगों को हमसे सिनर्जी, फ़ायदा हो। जिस तरह कहते हैं कि एक और एक 11 होते हैं, बिल्कुल उसी तरह दो लोगों की जब पॉजिटिव एनर्जी एक साथ मिलती है तो वो 1+1 2 नहीं होती, बल्कि वो 1 प्लस वो इट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड मैग्नीफाइड टू मैनी फोल्ड्स। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने और आपने गाना गाया था और वो कितना खूबसूरत गाना बना। जी बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत तो हूँ इस बात पे। अच्छा, अजलिया, मैं आपसे आपके पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहूँगा, इसलिए कि इस वक्त सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है और पहली दफ़ा आप पाकिस्तानी किसी चैनल पे उनको इंटरव्यू दे रही हैं। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू लिसन टू यू एंड हु वांट यू टू एड्रेस देम, और उनसे आप बात करें, उनको कोई अच्छा सा कोई पैगाम दें, कोई मोहब्बत भरा पैगाम दें, ताकि उनका भी दिन बने और वो भी खुश हो जाएं। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें इतना पसंद करने के लिए और हमारे ड्रामे देखने के लिए और हमें इतना स्पेशल फ़ील करवाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ, और कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मुझे हमारा एक लैंग्वेज बैरियर है, तो मुझे कभी कभार ट्रांसलेशन नहीं समझ आती कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ और आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आपका वादा है कि आप पाकिस्तान आएंगी? प्रॉमिस करें, अभी आप कहाँ, अभी कैमरे को देख के फोकस करके जरा वादा करेंगे, आई एम कमिंग टू पाकिस्तान, जस्ट मेक अ प्रॉमिस। पाकिस्तानियों, मेरा आपसे वादा है कि मैं ज़रूर पाकिस्तान आऊँगी। चलिए जी, ऑलराइट जी, जीवे जीवे पाकिस्तान एंड लॉन्ग लिव पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप। इसी तरह हम लोगों की दोस्ती और पाकिस्तान और तुर्की का जो भाईचारा है इसी तरह चलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई इतनी सर्दी में, आपके इतने प्यारे बाल बने हुए थे और अब आप जा रही हैं तो आपके बाल उड़ के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बट यू स्टिल लुक ब्यूटीफुल। जी जी बिल्कुल, बाल पूरे बिखर चुके हैं लेकिन फिर भी Yes, मजा you're an आया actor, you बहुत। should look बिल्कुल। great in like बहुत every shape. शुक्रिया आपका। So you look wonderful and thank you so much for coming once again in बहुत this cold. शुक्रिया इस सर्दी आपका। में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ही मेरा शुक्रिया अदा करेंगे जी, मैं इतनी सर्दी में आप लोगों के लिए यहाँ ये ट्रांसमिशन लेके बैठा हुआ हूँ। जनाब बराने रहमत की ये ट्रांसमिशन इसी तरह चलती रहेगी इस्तांबुल तुर्की से। मुझे खुदा हाफिज़। वहाँ आपकी एक बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही प्यारी, मेरे दिल के करीब और आप लोगों की बहुत ही अजीज़ रीमा जी जो हैं वो बराने रहमत की ट्रांसमिशन लेकर आपकी मुंतज़िर हैं। वक्फे के बाद आप उनसे मिलेंगे। मुझे तुर्की इस्तांबुल से